फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावनी आवाज से जो किसी अनजान औरत की होती है। वो कहती है कि हर कोई मरता है, कि वो हमेशा के लिए लोगों की यादों में बस जाती है। एक ऐसी जगह है जहाँ ये सारी भयानक कहानियां लिखी जाती हैं, क्योंकि मरे हुए लोग चाहते हैं कि उनकी कहानी दुनिया को पता चले। इसके बाद हमें एक किताबों की दुकान वाला आदमी दिखता है जो शेल्फ पर किताबें सजा रहा होता है। तभी एक गुंडा जिसका नाम है बेनेट वहाँ आता है और चाकू लेकर उस पर अटैक करता है। पता चलता है कि इस दुकानदार का बेनेट से उधार था जो वो काफी टाइम से चुका नहीं पाया। आखिरी कोशिश में अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार बेनेट को एक बहुत ही कीमती किताब के बारे में बताता है जो करोड़ों की है और उसकी लोकेशन भी बता देता है। लेकिन इसके बावजूद बेनेट उसका गला काट देता है और उसे मार देता है। फिर वो बाहर आता है और अपने साथी को उस किताब के बारे में बताता है जिसका नाम है बुक ऑफ ब्लड। इसी बीच मर चुका दुकानदार मुस्कुरा रहा होता है, इससे लगता है कि उसने बेनेट को जानबूझकर खतरे में भेजा है। इसके बाद हमें किसी के खून से लिखी स्किन पर जेना नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक कॉलेज की स्टूडेंट जेना पर। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़ी सी फेसिंग हवेली में रहती है। वो किसी पुराने हादसे से डिप्रेशन में है जो उसके किसी दोस्त से जुड़ा हुआ था। उसकी माँ उसे अपने दिल की बात कहने को कहती है, लेकिन जेना अपने फीलिंग्स को अंदर ही रखती है। डिनर के दौरान पता चलता है कि जेना को बहुत छोटी छोटी आवाजें जैसे चबाने की, पानी टपकने की या हंसी की भी बहुत इरिटेट करती है। इन साउंड से बचने के लिए वो अक्सर नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहनती है। एक रात वो अपने पेरेंट्स की बातें सुनती है कि वो उसे किसी रिहैब सेंटर भेजना चाहते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। ये सुनकर जेना डिसाइड करती है कि वो घर छोड़कर भाग जाएगी। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं वो अपने माँ बाप के कमरे में जाती है और लॉकर से पैसे चुरा लेती है। फिर जल्दी से अपने कपड़े पैक करती है और सीधा बस स्टेशन चली जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। वो बस टिकट लेती है लॉस एंजलिस की। लेकिन स्टेशन के बाहर निकलते ही उसे एक अजीब आदमी काले कपड़ों में घूरता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से निकलती है और बस में बैठ जाती है। सफर के दौरान उसके पीछे बैठे लोग खाने की आवाज करते हैं जिससे वो परेशान हो जाती है। वो अपने हेडफोन पहन लेती है, लेकिन फिर भी उसे बस की ऊपरी डिब्बी में अजीब चीजें दिखती हैं। कुछ घंटों बाद वही काले कपड़ों वाला आदमी बस में चढ़ता है और सीट लेता है। ये देखकर जेना डर जाती है और अगली स्टॉप पर उतर जाती है। सड़क पर चलते हुए वो एक तेज गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। फिर वो एक साइबर कैफे जाती है और सस्ते रहने की जगह सर्च करती है। ज्यादा ऑप्शन न होने के कारण वो एक सस्ती सी होम स्टे बुक कर लेती है। अगले सीन में जेना उस बड़े घर पर पहुंचती है। वहां एक बुजुर्ग कपल एल्ली एंड सैम उसे बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। फिर जेना अपने रूम में जाती है और वहां एक लड़का केविन मिलता है जो पहले से वहां गेस्ट है। दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रात को जब जेना सोने जा रही होती है उसे अपने कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो देखने जाती है एक कॉकरोच दीवार से निकलता है। तभी एल्ली कमरे में आती है। वो जेना को शांत करती है और उसे टी और केक ऑफर करती है। बाद में एल्ली बताती है कि वो पहले नर्स थी और उसका पति सैम एक कारपेंटर है। फिर चारों लोग साथ में बैठे होते हैं। तभी एक बड़ा सा कॉकरोच जमीन से निकलता है। एल्ली उसे कपड़े में पकड़कर बाहर फेंक देती है। सैम कहता है कि घर में कॉकरोच की प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी ही ठीक कर देंगे। बातचीत के बाद जेना सैम को बताती है कि उसे एक कंडीशन है जिसका नाम है मिसोफोनिया, जिसमें छोटी छोटी आवाजें बहुत परेशान करती हैं। कई बार उसे लगता है कि काश वो पैदा ही ना हुई होती। गेविन उसकी बात सुनकर उसे अगली सुबह कॉफी पर चलने का बोलता है और जेना हाँ कर देती है। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उस रात जेना को स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। वो देखती है कि उसकी माँ की डरावनी परछाई वाइन पी रही है। फिर गेविन आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एल्ली और सैम उसे किसी रिचुअल के लिए नापते हैं और उसी वक्त वही काले कपड़ों वाला आदमी खिड़की से उसे घूरता हुआ नजर आता है। इसके बाद जेना के मुंह से सैकड़ों कॉकरोच निकलने लगते हैं।
और तभी पता चलता है कि ये सब बस उसका डरावना सपना था। सुबह होते ही जेना पास के एक कैफे में जाती है गैविन के साथ कॉफी पीने के लिए। वो कुछ मिनट उसका इंतजार करती है, लेकिन अजीब बात यह है कि गैविन आता ही नहीं। इसी दौरान उसे फिर से वही काले कपड़ों वाला डरावना आदमी उसे घूरता हुआ दिखता है। ये महसूस करते हुए कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जेना तुरंत कैफे के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती है। फिर वो वापस होमस्टे लौटती है और अपनी मानसिक परेशानी के बारे में एल्ली को बताती है। एल्ली उसे दिलासा देती है और कहती है कि उसे कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए ताकि उसका मन थोड़ा ठीक हो सके। एल्ली उसे गार्डन में लेकर जाती है और बहुत प्यार से अलग अलग पौधों के बारे में बताती है। रात को फिर से जेना को अपने रूम की दीवार से अजीब सी खरोंचने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो दीवार को ध्यान से देखती है तो उसे वहां एक सीक्रेट कैबिनेट मिलती है और जैसे ही वो उसे खोलती है वो चौंक जाती है जब देखती है कि अंदर एक झोंबी जैसी औरत बैठी है जिसकी आंखें और कान सिल दिए गए हैं। उसी वक्त एल्ली दरवाजा खटखटाती है और जेना को गैविन से एक मैसेज आता है। वो उसे कहती है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि असली झटका तो अभी बाकी है। पता चलता है कि ये मैसेज एल्ली ने गैविन के फोन से भेजा था। इसी दौरान वो ज़ॉम्बी औरत दीवार के पीछे से जेना के बाल पकड़ लेती है। एल्ली दरवाजे के बाहर से पूछती है, सब ठीक है? यहीं पर जेना को समझ आता है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही एल्ली कमरे में आती है, जेना उसके सिर पर वार कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर जेना पूरे घर में एक एक करके सभी दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे लॉक होते हैं। अब वो घर से निकलने के लिए पूरी तरह से परेशान होती है तो दीवारों को ध्यान से देखने लगती है और तभी उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखता है। वो बिना सोचे समझे उस अंधेरे कमरे में चली जाती है जहाँ उसे कई झोंबी जैसे लोग कैद दिखते हैं। किसी तरह वो वहां से बच निकलती है और ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करती है उसे सैम सामने मिल जाता है। फिर एल्ली आती है और जेना को एक सेडेटिव इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। जब जेना की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। वो सब कुछ देख और सुन सकती है लेकिन हिल नहीं सकती। एल्ली उसे बताती है कि कई साल पहले उसकी बेटी और उसका परिवार इस घर से जाना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्हें रोकने के लिए उसने और सैम ने उन्हें पैरालाइज कर दिया और दीवारों के अंदर और फर्श के नीचे छुपा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तरीका उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगा। बेचारा गैविन उनका ताजा शिकार है और अब वो भी किसी कोने में फंसा हुआ है। एल्ली का मानना है कि वो इन लोगों को दुनिया की बुराइयों से बचा रही है। वो लोग उन्हें रेगुलरली खाना देते हैं ताकि वो जिंदा रहें। अब बारी जेना की है कि उसे पैरालाइज करके दीवार के अंदर रखा जाए। एल्ली उसे एक खास इंजेक्शन उसकी आंख में लगाती है ताकि वो देख न सके, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखें निकालने वाली होती है तभी दरवाजा खटखटता है। एल्ली दरवाजा खोलती है और बाहर वही काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा होता है। वो एक फोटो दिखाता है जिसमें उसका बेटा टोनी और जेना साथ है और पूछता है कि क्या जेना यहाँ है। वो ये भी बताता है कि वो उसे हर जगह फॉलो कर रहा था क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। एल्ली जवाब देती है कि जेना तो कुछ घंटे पहले ही यहाँ से चली गई थी, लेकिन वो आदमी को अंदर टी के लिए बुला लेती है। बातचीत के दौरान आदमी बताता है कि उसका बेटा टोनी और जेना रिलेशनशिप में थे। वो इसलिए जेना को ढूंढ रहा था क्योंकि टोनी की मौत वाली रात वो उसी से बात कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाए, सैम पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उधर हम देखते हैं कि जेना को होश आ गया है और वो भागने की कोशिश कर रही है। किसी तरह वो जमीन में से रेंगकर एक खिड़की से कूद जाती है। फिर वो पास के शेड में जाती है, लेकिन वहां एक आदमी की टुकड़ों में कटी लाश देखकर डर के मारे बाहर भाग जाती है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उस काले कपड़ों वाले आदमी की गाड़ी में छुपकर पीछे वाली सीट में बैठ जाती है। तभी सैम उस मरे हुए आदमी की बॉडी लेकर उसी गाड़ी में लाद देता है और उसे चला ले जाता है। एल्ली भी पीछे पीछे अपनी गाड़ी में उसका पीछा करती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुनसान सी जगह पहुंचते हैं जो एक पहाड़ी के ऊपर होती है। सैम गाड़ी से उतरता है और गाड़ी को कुछ इस तरह सेट करता है कि वो खुद ब खुद पहाड़ से नीचे गिर जाए। उसे ये नहीं पता होता कि जेना अभी भी गाड़ी के अंदर है और जैसे ही गाड़ी खाई में गिरती है, जेना की चीख सुनाई देती है। अगले सीन में हमें एक और नाम दिखाई देता है, माइल्स, जो किसी के खून से भरे शरीर पर लिखा होता है।
इसके बाद एक ब्लर वीडियो दिखता है जिसमें एक बिना कपड़ों वाला आदमी एक छोटे से कमरे में होता है। अचानक उसके साथ कुछ सुपरनैचुरल होने लगता है और लाइट्स बंद हो जाती है। उसके डरावने चीखने की आवाजें आती हैं और जब लाइट्स वापस आती हैं तो दीवारों पर खून से भरे मैसेज लिखे होते हैं जो दिखाते हैं कि उस आदमी का सामना किसी बुरी ताकत से हुआ है। एक साइकिक रिसर्चर जिसका नाम है मैरी इस वीडियो को देखती है, लेकिन वो इसे फेक मानती है और ज्यादा ध्यान नहीं देती। बाद में हमें पता चलता है कि उसका इकलौता बेटा माइल्स कैंसर से पीड़ित है। जब मैरी हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती है तो उसे बाहर उसका एक्स हस्बैंड खड़ा मिलता है। पता चलता है कि ये आदमी सालों पहले फैमिली को छोड़कर चला गया था और अब मैरी उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देती। वो अपने बेटे से मिलती है जो अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज में होता है। बेचारा बच्चा बस एक ही ख्वाहिश रखता है कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि माइल्स की डेथ हो गई है और दुख के बावजूद मैरी अपने ऑफिस काम पर लौट जाती है। वहां उसे एक आदमी मिलता है, साइमन। वो बताता है कि वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले उसे वो वीडियो भेजा था और यही नहीं, वो वीडियो में दिखने वाला आदमी भी वही है। साइमन खुद को मैसेंजर ऑफ द डेड बताता है। मैरी उस पर विश्वास नहीं करती और उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन जब साइमन कहता है कि माइल्स ने उसे भेजा है तो मैरी उससे बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन हफ्तों आगे कट होता है। अब दोनों एक कपल बन चुके होते हैं। वो एक फाउंडेशन शुरू करते हैं जो दुनिया भर के स्कॉलर्स को बुलाता है ताकि वो देख सके कैसे मरे हुए लोग बात करते हैं। अब हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं। अपने एक पुराने एक्सपेरिमेंट में साइमन अपने सारे कपड़े उतारकर एक खाली कमरे में जाता है। बाहर बैठे गेस्ट्स उसे विंडो से देख रहे होते हैं और मैरी चेक करती है कि उसने कुछ छुपाया तो नहीं। जैसे ही चेकिंग खत्म होती है मैरी बाहर निकलती है और दरवाजा लॉक कर देती है। साइमन सबको वार्न करता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत डरावना हो सकता है क्योंकि अब वो मर चुके लोगों से संपर्क करने वाला है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और उसकी चीखें सुनाई देती हैं। लाइट्स आने पर वो फर्श पर तड़पता मिलता है। दीवारों पर खून से भरे मैसेज लिखे होते हैं। एक मैसेज में लिखा होता है आई एम नॉट स्लीपिंग, जो माइल्स का लग रहा होता है। मैरी इसे देखकर शॉक हो जाती है और मान लेती है कि ये उसके बेटे का मैसेज है। इसके बाद वो साइमन में दिलचस्पी लेने लगती है और उसे और समझने की कोशिश करती है। जब वो उसे अपने घर लेकर जाती है तो साइमन सीधा माइल्स के कमरे में चला जाता है और कहता है वो यही है। मैरी कंफ्यूज हो जाती है कि उसका बेटा एक अजनबी से बात क्यों कर रहा है, उससे क्यों नहीं। इस पर साइमन कुछ अधूरी और घुमा फिराकर बात करता है। ये नौजवान लड़का मैरी की लाइफ में उम्मीद और खुशी लेकर आता है और धीरे धीरे दोनों के बीच इंटीमेसी भी हो जाती है। समय के साथ वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं और अपनी फाउंडेशन को बड़ा बनाते हैं। मैरी को लगता है कि जब भी वो साइमन के साथ होती है उसे अपने बेटे के और करीब महसूस होता है। लेकिन एक दिन मैरी अचानक साइमन को एक अजनबी लड़की के साथ सोते हुए पकड़ लेती है। ड्रंक साइमन गलती से सच उगल देता है। वो बस एक फ्रॉड है जिसने उसे धोखा दिया। वो कोई मैसेंजर ऑफ द डेड नहीं है, बल्कि उसके एक्स हस्बैंड से माइल्स के बारे में सब कुछ पता करके उसने ये प्लान बनाया। वो बताता है कि उसने पूरा एक्सपेरिमेंट पहले से सेट कर रखा था। उसने मेंटेनेंस वाले को पैसे देकर कुछ सेकंड के लिए पावर कट करवाया था और जो मैसेज दीवारों पर दिखे वो उसने एक केमिकल से एक रात पहले ही लिख दिए थे, जो सिर्फ तब दिखते हैं जब उस पर एक्टिवेटर डाला जाए। रही बात फिट आने वाले सीजर्स की, तो उसने खुद को एक माइक्रोडोज पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया था 1 घंटे पहले। ये सब सुनकर मैरी अंदर से टूट जाती है और अपने बेटे के कमरे में चली जाती है। वहां जैसे ही वो अपने बेटे के फेवरेट टॉय को गले लगाती है, एक इनविजिबल फोर्स पास की बोर्ड पर खुद ब खुद लिखने लगती है, ब्रिंग हिम टू अस। सुबह एक होश में आया साइमन मैरी से माफी मांगता है और कहता है कि वो अब जा रहा है, लेकिन मैरी उससे कहती है कि एक्ट जारी रखो क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है। साइमन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि मैरी उस पर बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन वो मान जाता है। अब सीन कट होता है प्रेजेंट टाइम पर, जहां मैरी इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग में होती है। वो खुशी से अनाउंस करती है कि साइमन अब उन्हें लाइव डेमो देगा। साइमन घबरा जाता है और कहता है कि वो तैयार नहीं है, लेकिन मैरी उसे कहती है बस एक्ट करो।
फिर वो उसे माइल्स के रूम में ले जाती है, उसे कपड़े उतारने को कहती है और दरवाजा लॉक कर देती है। वो ऑडियंस से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। अचानक साइमन देखता है कि चेयर हिल रही है और उस पर माइल्स का भूत बैठा है। फिर कई और आत्माएं वहां आ जाती हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। वो उसके शरीर को बेरहमी से काटती है और उस पर सैकड़ों मैसेज लिखती हैं। साइमन चीखता है, रोता है और खुद को बचाने की गुहार करता है, लेकिन मैरी कुछ नहीं करती। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है और जब आखिर में दरवाजा खोला जाता है, मैरी को जमीन पर पड़ा खून से लथपथ और अधमरा साइमन मिलता है। उसके पूरे शरीर पर मरे हुए लोगों के मैसेज खुदे हुए होते हैं। फिर हमें एक और नाम दिखाया जाता है, बेनेट, जो खून से लिखा हुआ होता है। इसके बाद सीन वापस जाता है बेनेट और उसके साथी स्टीव पर। दोनों एक जगह जा रहे होते हैं, रेवनमोर, जहां उन्हें बुक ऑफ ब्लड ढूंढनी है। रास्ते में उनकी कार एक लड़की से टकराने ही वाली होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेना होती है। जैसे ही दोनों अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं, स्टीव बेनेट को वार्न करता है कि रेवनमोर एक भूतिया जगह है और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन बेनेट, जो पैसे के लालच में अंधा हो चुका है, उसे चुप रहने के लिए कहता है और गाड़ी चलाने को बोलता है। दुर्भाग्य से जैसे ही वो रेवनमोर के इलाके में एंटर करते हैं, अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। उनकी कार अचानक बंद हो जाती है और बैटरी भी खत्म हो जाती है। बेनेट बाहर निकलकर प्रॉब्लम चेक करता है। उधर स्टीव को अपनी माँ का आत्मा दिखाई देता है। वो बिना कुछ कहे उस आत्मा के पीछे पीछे एक पुराने चर्च में चला जाता है। बेनेट उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और देखता है कि स्टीव प्रे कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी गर्दन पर गन लगाए खड़ा होता है। स्पष्ट होता है कि उस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। डरा हुआ बेनेट तुरंत चर्च से बाहर निकलता है और अंधेरी सड़कों से होता हुआ मैरी के घर पहुंचता है। घर में चारों तरफ धूल जमा होती है। लगता है जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसे ऊपर से हंसी की आवाज आती है। वो माइल्स के कमरे की तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि मैरी अब बूढ़ी हो चुकी है और साइमन भी वहीं होता है। बेनेट डर के बावजूद उस पर गन तान देता है और बुक ऑफ ब्लड मांगता है। मैरी जवाब देती है। साइमन ही बुक है। उसके पूरे शरीर पर मरे हुए लोगों की कहानियां लिखी हैं। वो ये भी बताती है कि बेनेट पहला इंसान नहीं है जो इस किताब की तलाश में यहां आया है, और ना ही आखिरी। तभी बेनेट सिमन के शरीर पर अपना नाम लिखा देखता है और तभी एक झुंड जंगली चूहों का उस पर हमला कर देता है। वो भागकर घर से बाहर निकलता है और अपनी शर्ट में घुसे चूहों को मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन गलती से वो खुद को कई बार चाकू मार देता है। अब खून से लथपथ बेनेट लड़खड़ाते हुए सड़कों पर चलता है और आखिरकार पहुंचता है एली और सैम के घर। इस वक्त सैम केविन की बॉडी को संभाल रहा होता है। ये सब देखकर बेनेट को समझ ही नहीं आता कि क्या रिएक्शन दे। तभी पीछे से एली उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अब सीन शिफ्ट होता है जेना की तरफ, जो अब हॉस्पिटल में है और एक्सीडेंट से बच चुकी है। पुलिस उसके पेरेंट्स को बताती है कि उसे टोनी के पापा के साथ एक ही जगह पर पाया गया था। जेना की माँ तब बताती है कि जेना और टोनी पहले एक रिलेशनशिप में थे और टोनी की मौत एक बहुत बड़ा ट्रैजिक हादसा था। कुछ दिनों बाद जेना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन वो डिप्रेशन में डूबी हुई होती है। एक रात वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जेना और टोनी की आखिरी बातचीत का। दोनों ही मेंटली इल लोग थे जो अपनी हालत से लड़ रहे थे, लेकिन एक शॉकिंग खुलासा होता है। असल में जेना ने ही टोनी को खुदकुशी के लिए उकसाया था। उन दोनों ने साथ मरने का प्लान बनाया था। जेना ने कहा था कि वो भी एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी है, ठीक टोनी की तरह, लेकिन सच ये था कि जेना अपने घर पर ही थी और वो खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। टोनी भी अंदर से डर रहा था, मगर जब जेना ने उसे कायर कहा तो उसने डरते हुए भी छलांग लगा दी। अब प्रेजेंट टाइम में जेना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए
उस बात को याद करती है। अपनी जिंदगी से तंग आकर वो एक बार फिर घर से भाग जाती है और खुद अपनी मर्जी से उस शैतानी कपल के पास पहुंच जाती है। वो उनसे कहती है कि उसका दर्द खत्म कर दो और वो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। कपल अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वो जेना की आंखें और कान सिल देते हैं। मूवी खत्म होती है इस सीन के साथ। जेना को एक चेम्बर में दफना दिया जाता है और अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है, क्योंकि अब उसे उन आवाजों से हमेशा के लिए आजादी मिल चुकी होती है।